हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी न्यू हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का शुक्रिया करता हूं हमारे चैनल पर आने के लिए, और जो अभी तक जुड़े हुए हैं उन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि वो हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं और इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं। तो AIB 18 के लिए ये जो क्वेश्चन है वो सीमित नहीं है। चाहे आप AIB 18 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे आप जुडिशरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे आप APO की तैयारी कर रहे हैं यानी कि सरकारी वकील की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप JLO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, LLB LLM इंटर्न्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको MCQ की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और किस तरीके के नए नए क्वेश्चन जो है बन जाते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम डेली जो है आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो कि AIB 18 की प्रिपरेशन ना कर रहा हो, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय यानी कि किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है सव्य। तो इन सभी में से कौन सा बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसके द्वारा जो था हमारा हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली रिटन डाउन किया गया था। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर जो है लिखा गया था किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादे के द्वारा, जिसे हम अभी जानते हैं, जिसे हम अभी नाउ वी नो एज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसे हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के नाम से जानते हैं। उस समय पर इसको जो लिखने में है वो 6 महीने का समय जो है इन्होंने लिया था, और इसके अंदर उन्होंने 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और प्रीएम्बल दोनों लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में इसके द्वारा जो है लिखा गया था। और इसे जो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनल के जो पेजेस हैं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इसे पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के अंदर रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है, हेलियम फाइल्ड केस के अंदर, जो कि हमारी कहाँ पर है, जो कि हमारी पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये, इसको समझते हैं कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये क्या कह रहा है, 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है इन सभी ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोविजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ ए सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। सेकंड ऑप्शन है प्रोविजन रिगार्डिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। थर्ड ऑप्शन है प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC/ST। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची, उसके अंदर किसके बारे में बात की गई है।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि कुछ अधिनियमन और विनियमों के सत्यापन के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं अनुसूची नंबर 10 के अंदर। तो क्या दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। थर्ड ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। या फोर्थ ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। यानी कि जब हम पढ़ते हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची को, 10th शेड्यूल को, तो उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, किसके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसे किस अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया था। तो 52 सेकंड अमेंडमेंट थी, जो कि कब की गई थी, 1985 के अंदर की गई थी। अगर पार्टी एक दूसरे को जो मेंबर हैं पार्लियामेंट्स के या स्टेट लेजिस्लेचर के, उनके बीच में डिफेक्ट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये प्रोविज़न जो है यहाँ पर लागू होते हैं, जो कि 10th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा एंड लोकसभा। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, कितने जो मेंबर हैं उन्हें नॉमिनेटेड किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 12 मेंबर्स को। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। हमें पता है हमारे 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस बताई गई है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको याद रखना है कि 8th शेड्यूल में क्या बताई गई हैं, लैंग्वेजेस बताई गई हैं। बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 21st अमेंडमेंट बिल ऑन 10 अप्रैल 1967, यानी कि 10 अप्रैल 1967 में 21st अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी लैंग्वेज को जो है इंसर्ट किया गया था 8th शेड्यूल के अंदर, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सिंधी लैंग्वेज को इंसर्ट किया गया था। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है, 10 अप्रैल 1967 को संविधान के 21वें संशोधन विधायक द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब है हमारी सिंधी लैंग्वेज को जो है इंसर्ट किया गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहला ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, सेकंड ऑप्शन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, थर्ड है नीति आयोग और फोर्थ है फाइनेंस कमीशन। तो कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। पहला है चुनाव आयोग, दूसरा है संघ लोक सेवक आयोग, नीति आयोग या फिर वित्त आयोग। तो इसका सबसे सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि नीति आयोग। अब यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। बात कर लेते हैं हमारे थर्ड ऑप्शंस के बारे में, यानी कि क्या कह रहा है, नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है कब हुई थी, वो डेट आपको पता होनी चाहिए। वो हुई थी हमारी 1 जनवरी 2015 को। तो ये डेट जो है आपको याद रखनी है, इस डेट को आपको नहीं भूलना है। बात करें दूसरी इम्पोर्टेंट बात की कि चेयर पर्सन या हम कहें एक्स ऑफिशियो कौन थे नीति आयोग के, कौन है, वो है हमारे
PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर। फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इसकी फुल फॉर्म क्या है जो आपसे पूछ ली जाएगी। इसकी फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑफ इंडिया। तो ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। करंट में इसके वाइस चेयरपर्सन की बात करें, करंट में जो इसके वाइस चेयरपर्सन है उसकी बात करें तो उसका नाम क्या है? श्री सुमन सेन। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हमारे अगले कमीशन के बारे में कि फाइनेंस कमीशन। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आर्टिकल नंबर 280 जो बात करता है किसके बारे में? फाइनेंस कमीशन के बारे में, कि वो एक तरीके से क्या है? क्वासी जुडिशल बॉडी है। तो ये आपको याद रखना है। बात करें इलेक्शन कमीशन की, इसके अलावा अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो इसे हर 8 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका जो है बन जाता है। अब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये एक इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट और एक परमानेंट बॉडी है जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका एम क्या है? इसका एम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन आवर कंट्री, कि हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, इलेक्शन करने के लिए फ्रीली इलेक्शन हो और फेयरली इलेक्शन जो है किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो उनका नाम क्या है? सुकुमार सेन। ये आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट है कि प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उसका नाम आपको याद रखना है, सुनील अरोरा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे सेकंड हमारा पॉइंट बच गया है, इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि कौन से आर्टिकल से ये डील करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक के प्रोविज़न जो है वो बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। कौन सा पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए, पार्ट नंबर 14। और ये किस बारे में डील करते हैं? ये डील करते हैं फंक्शन एंड पावर ऑफ यूपीएससी, यानी कि फंक्शन और पावर की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये और कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस
द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोक सभा हैव टू वैकेंट द ऑफिस? फर्स्ट ऑप्शन है टू विश ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड ऑप्शन है व्हेन रूलिंग पार्टी लूज कॉन्फिडेंस। थर्ड ऑप्शन है व्हेन दे आर नो लॉन्गर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फोर्थ ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ ए लोकसभा। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कार्यालय खाली करना पड़ता है, यानी कि कब उसको जो है वैकेंट करना पड़ता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर। दूसरा ऑप्शन है जब सत्तारूढ़ी दल विश्वास खो देता है, जब वह अब संसद में सदस्य नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है कि लोकसभा भंग होने के तुरंत बाद। तो जब कोई भी मेंबर नहीं होता पार्लियामेंट का तो तब ऐसा जो है किया जा सकता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन है देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट फॉर ए लिटिल ओवर हाफ ऑफ कंट्री टेरिब्यूनल पॉपुलेशन। थर्ड ऑप्शन है द पीपल नो एज ए टोडस लाइव इन ए नालीगिरी एरिया। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लोथा इज ए लैंग्वेज स्पीक इन ए नागालैंड। तो इसका सही जवाब क्या है उससे पहले हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? पूर्वोत्तर भारत में देश की जनजातीय आबादी का आधे से कुछ अधिक हिस्सा रहता है। तीसरा ऑप्शन है टोडा नाम से जाने जाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है लोथा नागालैंड में बोली जाने वाली एक भाषा है। तो इन सभी में से हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है और यही इसका जो है सही जवाब है। बात करते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट। सेकेंड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। यानी कि किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं। किसके? पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवक आयोग की स्थापना के बारे में। तो अब हम चलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड आपको देखना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो पार्ट नंबर 12 जो बात करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। सेकंड ऑप्शन है पार्ट 18 एमरजेंसी प्रोविजन। पार्ट 20 अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट नंबर 21 टेम्पररी ट्रांसनेशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। तो कौन सा इसका सही जवाब नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भागों और उसके संबंध शीर्षकों से सही मेल नहीं खाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पार्ट नंबर 12 जो कि इसके बारे में बात नहीं करता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर। इन सभी में से फेडरल फीचर कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है 3 टायर्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर।
सेकंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, थर्ड ऑप्शन है बाय कैमरलिज्म और फोर्थ ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि भारत का संविधान प्रकृति में संज्ञेय और भावना में एकात्मक माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञेय विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो है किसके बारे में नहीं बात करती कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर है या यूनिटरी है इन स्पिरिट, ये फेडरल फीचर की बात नहीं करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हेन डिड द आईपीसी रिसीव द गवर्नर जनरल एसेंट, किस डेट को दी गई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है 3 अक्टूबर 1850, दूसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1852, तीसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1860, फोर्थ ऑप्शन है 7 अक्टूबर 1865। आईपीसी को गवर्नर जनरल की सहमति कब प्राप्त हुई थी, तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 6 अक्टूबर 1860 को ये एसेंट जो है सहमति प्राप्त हुई थी। ये एसेंट का मतलब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की सहमति ली जाती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ। सेक्शन 511 जो बात करती है अटेम्प्ट के बारे में, अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि कोई भी प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं किया गया है हमारे आईपीसी के बाकी सेक्शंस में अटेम्प्ट के लिए किसी ऑफेंस की, तो वो इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 511 के अनुसार इन सभी में से कौन सी अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं है। तो पहला है अटेम्प्ट टू मर्डर, दूसरा है अटेम्प्ट टू थेफ्ट, तीसरा है अटेम्प्ट टू एफ्रे, फोर्थ है अटेम्प्ट टू राउट। तो जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली मर्डर की, तो मर्डर के अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न दिए गए हैं। किस सेक्शन में दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 307 जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें बताया गया है अगर कोई मर्डर का अटेम्प्ट करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। इसके अलावा बाकी के प्रोविज़न के स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिए गए हैं। अगर इन्हें अटेम्प्ट के लिए, अगर किसी ने थेफ्ट का अटेम्प्ट किया है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल होगी, एफरे का किया है या राउटिंग का किया है। तो इसका जो कौन सा सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा फास्टली कर चलते हैं, वीडियो जो है लंबी हो गई है। अंडर सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी असेंबली ऑफ हाउ मैनी और मोर देन पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज एन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के लिए हम सेक्शन 141 से प्रोविज़न देखने को मिलते हैं हमारे आईपीसी के अंदर। तो कितने से ज़्यादा व्यक्ति अगर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो वो असेंबली के अंदर आएंगे। तो क्या दो व्यक्ति, दो या दो से ज़्यादा, 7 या 7 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फिफ्थ ऑप्शन, यानी कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा होकर अनलॉफुल असेंबली बन जाते हैं तो यहाँ से इस प्रोविज़न से वो अप्लीकेबल होंगे। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझ लेते हैं कि व्हेन सेवरल पर्सन, 2 or more person, 3 or more person और 7 person agree to do or cause to be done an illegal act or act which is not illegal by illegal means, such agreement is designated as a criminal conspiracy। criminal conspiracy कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन नंबर 120A के अंदर। पनिशमेंट की बात करते हैं तो 120B के अंदर पनिशमेंट दी गई है। तो अब यहाँ पर कब वो जो असेंबली है, अगर वो भले ही इलीगल नहीं थी, वो बाद में इलीगल हो गई, तब भी वो कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशेबल होंगे। ऐसे में कितने व्यक्ति की ज़रूरत होती है कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, तो इसका जो सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि जब अनेक, 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक या 7 व्यक्ति अवैध तरीके से कोई
गैर कानूनी कार्य करने या ऐसा कार्य करने के लिए सहमत होते हैं जो अवैध नहीं है, तो ऐसे समझौते को आपराधिक साजिश माना जाएगा। अब कौन सा इसका सही जवाब है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर अगर कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो वो कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। 120A आईपीसी का कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है, 120 भी यहाँ पर पनिशमेंट के लिए डिस्क्राइब किया गया है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। Causing disappearance of evidence of an offense and give false information to screen offender is punishable under, यानी कि जब कोई भी किस तरीके के जो भी ऑफेंस है उसके संबंध में जो सबूत है, जो साक्ष्य है, उनको डिसअपियर कर देता है, उसका कारण बनता है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसका कारण बनता है, तो ऐसे में कौन से सेक्शन के अंदर वो हमारा रिलीवेंट होगा। सेक्शन नंबर 201 ऑफ आईपीसी, 202, 203 या 204। तो इसके रिलीवेंट सेक्शन है हमारी 201, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं और कौन सा इसका सटीक जवाब है। Whoever causing death by doing any act with intention to causing death or with the intention to causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause the death and committed the offense under namely, यानी कि किस तरीके का ऑफेंस उसने किया है। अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हिंदी में, मैं एक बारी पढ़ देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी की डेथ हो जाएगी, उसकी इंटेंशन है उसको बोडली इंजरी पहुंचाने की, उसकी डेथ हो जाएगी, उसको नॉलेज थी मैं ये एक्ट करूंगा तो इसकी डेथ हो जाएगी, तो क्या हम उसे कहेंगे कि जो कोई भी मृत्यु कारित करने के इरादे से या ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के इरादे से जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, या यह जानते हुए कि ऐसे कार्य से मृत्यु कारित होने की संभावना है, कोई कार्य कर मृत्यु कारित की जाती है, तो वह अपराध कौन सा अपराध होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी सपोज दैट इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी इंटेंशन है किसी को क्या करने की, जान से मारने की, मैंने एक खड्डा खोद दिया और उसके ऊपर क्या रख दिया, मतलब कि घास फूस रख दी और वो उसमें जाकर यहाँ पर गिर गया और उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर मैंने कौन सा ऑफेंस किया है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मर्डर, सेकंड ऑप्शन है कल्पेबल होमिसाइड, थर्ड ऑप्शन है अटेम्प्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा इसका सही जवाब है, सेकंड ऑप्शन, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो यहाँ पर लायबल होगा। रिलीवेंट सेक्शन है हमारी सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी, जो बात करती है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। मर्डर की बात करें तो मर्डर के लिए रिलेवेंट सेक्शन है 300। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करें तो इसके लिए रिलेवेंट सेक्शन है 307। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ और क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।